वेलकम बैक। और आज की सिर्फ बात करने वाला हाउ टू प्रॉपर्ली रीड एनसीईआरटी फॉर योर बोर्ड एग्जाम। काफी ज्यादा बच्चों के मन में सवाल उठते रहते हैं कि भैया क्या एनसीईआरटी से हम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं? नहीं, क्या एनसीईआरटी से हम अपने क्लास के टॉपर को बीट कर सकता है? नहीं, पर मुझे एनसीईआरटी बहुत ज्यादा टफ लगती है। जब भी मैं एनसीईआरटी खोलता तो उसकी लैंग्वेज मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। तो एनसीईआरटी पढ़ूं, रेफरेंस पर जाऊं, और अगर एनसीईआरटी पढ़नी है, अगर बोर्ड का पेपर एनसीईआरटी में से आना, तो एनसीईआरटी को कैसे प्रॉपर्ली रीड करना चाहिए, ये बात है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और गाइस ऑलरेडी चैनल पर काफी ज्यादा वीडियोस हैं, तो एक बार आप जाकर गो थ्रू करना, जिससे क्लास 10 से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। तो एक बार प्लीज़ जाके गो थ्रू करना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। तो गाइस मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब भी कोई बच्चा अपनी क्लास में आता है, क्लास 9, 10, 11, 12, ये वीडियो सभी के लिए होने वाली है। अगर वो अपनी क्लासेस में होता है तो उसके सामने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होता है बुक को लेकर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर बुक्स को लेकर थोड़ा सा बात करूंगा, उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटी कैसे रीड करनी चाहिए एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। जब भी कोई बच्चा अपनी क्लासेस में आता है तो उसके सामने बुक्स का भंडार हो जाता है, ठीक है। सैम्पल पेपर है, एनसीईआरटी है, क्वेश्चन बैंक है, और रेफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ आती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि उसके पास एक एनसीईआरटी है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ गई है रेफरेंस। रेफरेंस कोई भी आपकी हेल्प बुक हो सकती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आ गया आपका क्वेश्चन बैंक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आ गया क्वेश्चन बैंक, या इट कैन बी से कोई आपने किसी भैया के आपने नोट्स वोट्स ले लियो अपने फ्रेंड्स वगैरह से। ये भैया के जो नोट्स होते हैं, फिर आप किसी के भी नोट्स जो ले लेते हो, इसका मैं आपको बताऊं कि आपको ये क्यों नहीं लेने चाहिए, ठीक है, इसके पीछे का क्या रीज़न है। देखो, आपके सामने ये 3 ऑप्शन होते हैं, इनमें से जो आपको ईज़ी ऑप्शन लगता है वो आप सेलेक्ट करते हो। मेनली एनसीईआरटी कहते हैं बच्चे कर रहे हैं नहीं, बट एनसीईआरटी को एज़ अ साइड मानकर वो अपनी रेफ़रेंस से तैयारी करते हैं। देखो, मैं रेफ़रेंस को ख़राब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, रेफ़रेंस भी काफ़ी अच्छी बुक है। पर मैं आपको एनसीईआरटी की थोड़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंस बताना चाह रहा हूँ। यानी अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि मेनली आपको जो एनसीईआरटी का जो बेसिक है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, वो आपके वहाँ से लग रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में गो थ्रू कराया कि देखो एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर पेपर है, मैच कर लो क्वेश्चन, आपको वहाँ पर डेफिनेटली मिल रहे होंगे। तो यार ये जो रेफरेंस होती है ना, ये रेफरेंस जो होती है, ये एनसीईआरटी का ही एक, मान लो कि थोड़ा डिटेल वर्जन है। एनसीईआरटी में जितनी भी चीज़ें हैं, एनसीईआरटी क्या है, ये आपका जो सीबीएसई की तरफ से जो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट जो सीबीएसई की तरफ से जो सिलेबस है, पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग ये एनसीईआरटी बनती है। जितनी भी रेफरेंस है डिपेंडिंग अपॉन होते हैं एनसीईआरटी। अगर कोई एनसीईआरटी में एक पेज पर कोई बात लिखी गई है, तो वो रेफरेंस में आपकी 3 पेज पर वो बात लिखी हुई है। थोड़ा सा हम उस चीज़ को वाइड कर देते हैं। बट अगर आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से समझकर चलते हैं, तो आपको यहाँ पर रेफरेंस की कभी ज़रूरत नहीं पड़ सकती। अगर मैं बात करूँ कि आपकी एनसीईआरटी है मैथ्स के लिए, तो आप बिल्कुल एनसीईआरटी बिल्कुल डिटेल करें। अगर मैं आपको बताऊँ कि आप साइंस की बात करो, वहाँ पे भी एनसीईआरटी बिल्कुल डिटेल करें। हाँ, फॉर द सोशल साइंस आप रेफरेंस पर गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि सोशल साइंस की एनसीईआरटी जो वो थोड़ी ज़्यादा टफ लैंग्वेज है, थोड़ा-सा उसमें लैंग्वेज को मोल्ड करा गया है, क्रिटिकल लैंग्वेज है, तो वहाँ पर आप कोई ना कोई रेफरेंस चूज़ कर सकते हैं। बट एज़ ऑफ नाउ इफ यू आर इन क्लास 10th, इफ यू आर इन क्लास 12th, अगर आप बोर्ड्स में हो, तो एनसीईआरटी को तो हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना। क्या मैं इतनी बात समझ आई? एनसीईआरटी में यार कुछ क्वेश्चन भी होते हैं, आप देखे होंगे ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स क्वेश्चन, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलो अभी हम एनसीईआरटी के ऊपर बात करते हैं, थोड़ी-सी हम रेफरेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। रेफरेंस इज़ मच 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? अगर मैं एनसीईआरटी के बाद कोई अगर इंपॉर्टेंट बुक का नाम बताऊँ, वो रेफरेंस है। रेफरेंस में आपकी कोई भी बुक आ सकती है। काफ़ी ज़्यादा बुक्स जो है वो रेफरेंस की बहुत ज़्यादा डिटेल वर्ज़न है, बहुत ज़्यादा बढ़िया बुक है। बट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन बैंक की, यार अगर आपको क्वेश्चन बने बनाए क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, आपको मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, ऑलरेडी क्वेश्चन बने बनाए रहते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती कि भाई क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, एनसीईआरटी ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे। नोट्स आपने किसी के ले लिए, देखो यार ये जो नोट्स वाला चक्कर है ना, ये नोट्स वाला, जब आप किसी नोट्स ले लेते हो, उस चीज को पढ़ते हो ना, तो किसी दूसरे की लिखी चीज आपको ज्यादा डिटेल में समझ नहीं आती है। तो मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूँ कि नोट शुड बी शॉर्ट, और वो आपके नोट जो वो एनसीईआरटी से होने चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि आपको एनसीईआरटी से नोट्स कैसे बनाने चाहिए और एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम एनसीईआरटी पर आ चुके हैं। हमारे क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर है, और एक तरीके के एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझते हैं। अगर आप कोई भी क्लास में, तो आप इसका रेफरेंस लेकर अपनी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। ओके गाइस, एनसीईआरटी में यार शुरुआत में ये जो रहता है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट रहता है, इंट्रोडक्शन रहता है। इंट्रो पार्ट काफ़ी बच्चे छोड़ देते हैं, जो कि आपका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है, उससे आपको डिटेल पता चल जाता है एक्चुअली चैप्टर में किस चीज़ से रिलेटेड बात हो रही है। काफ़ी बच्चे चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, पर उनको यही नहीं पता चलता कि एक्चुअली चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, चैप्टर की मेन थीम क्या है। तो हम काफ़ी बच्चे मेन थीम ही भूल जाते हैं।
तो उस मेन थीम को हमें भूलना नहीं, उस मेन थीम को ही पकड़कर हमें आगे चलना है। ये जो मोर टू नो वाले जो चीजें होती हैं, ये कभी-कभी जब आप कहते हो ना कि भैया बहुत टफ पेपर बना है, ऐसा पेपर आया कि सीबीएसई में 10 साल पहले कभी ऐसा पेपर नहीं आया। तो उनमें से काफ़ी ज़्यादा जो नंबर ऑफ पॉइंट्स लिए जाते हैं, वो मोर टू नो वाले सेक्शन में से लिए जाते हैं। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर आप इस चीज़ को पढ़ोगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट को या इंट्रोडक्शन पार्ट को आप पढ़ोगे, इससे रिलेटेड जो चीज़ें थोड़ी-सी अ, एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, वो मोर टू नो में आ जाती हैं। हालाँकि अगर मेनली एनसीईआरटी का या आपका पेपर बन रहा है, ठीक है? एनसीईआरटी से आपका पेपर बन रहा है, तो मेनली ये चीज़ें बोर्ड्स में ज़्यादातर नहीं आती। बट अगर आप चाहें तो आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मतलब थोड़ी-सी अगर आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, दूसरों के सामने आपको बनना है कि हाँ, ठीक है, प्रो वर्ज़न बनना है आपको, तो ये चीज़ आपको ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यार। नेक्स्ट देखो, जब भी आप चैप्टर पढ़ो ना, तो यार इन हेडिंग्स का ये ध्यान रखिएगा, 10.1 हेडिंग। अब आपने कोई हेडिंग देखी, इससे दूसरी अब आप समझ लेते हो ये इसी का ही पार्ट है। अगर वो कोई हेडिंग वो 10.2 है, तो वो ये फिर उसकी मेन हेडिंग हो जाएगी। जैसे अभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा 10.1 है, ठीक है? और ये आपकी 10.2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 10.1 और 10.2 है, सेम ही हायरार्की में है। अगर ये अगर ये 10.1 बन जाए, तो ये इसका दूसरा पार्ट बन जाएगा। क्या हमें इतनी बातें समझ आ रही है? देखो, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कहीं आगे। देखो, ये 10.2.1 ये आप देख रहे हो, ये इसका सब पार्ट बन गया। ठीक है? क्या इतनी बातें समझ आ रही है? तो इस तरीके से आपको चीज़ें गो थ्रू करनी है। ओके, तो गाइस जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हो और जैसे आपने कोई भी यहाँ पर हेडिंग्स पढ़ी, इसके साथ आप फिगर देखते होंगे। एनसीईआरटी की फिगर्स जो होती हैं, जैसे ही इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, तो मेक श्योर कि आप इन फिगर को एग्जाम में बनाकर जरूर आए। ठीक है? आपने पढ़ना स्टार्ट करा, इन फिगर का बहुत ध्यान रखिए। फिगर को पढ़ के चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये एक्टिविटी एज़ मच कि अगर मैं आपको बताऊँ कि ये जो अब मैं आपको यहाँ पे ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ एक। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि भैया ये जो केस बेस्ड वाले क्वेश्चन बनते हैं, ये जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन बनते हैं या जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से बनते हैं? एनसीईआरटी पढ़ लिए, समझ नहीं आ रहा कहाँ से बनता है। क्या आपने एक्टिविटी गो थ्रू करी? अगर आप एक्टिविटी अच्छे से पढ़ लेंगे, देखो यहाँ पर एक्टिविटी में यार देखो 4-5 पॉइंट दे रखे हैं, पर जो एक्टिविटी का जो आंसर है ना, वो आपको यहीं आसपास बिल्कुल डेफिनेटली मिल रहा होगा। वरना काफ़ी ज़्यादा बुक हैं जो एक्टिविटी को बिल्कुल सोल्व करा के रखती है। हमारे भी चैनल पर केमिस्ट्री की एक्टिविटी मैंने सोल्व करा के रखी है। आप सर्च करोगे, ठीक है, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट एक्टिविटी शान पार्षद, ये आप यूट्यूब के सर्च में डालोगे तो आपको वीडियोस डेफिनेटली मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक्टिविटी को ज़्यादा गो थ्रू करना है, अगर आप चाहते हैं कि भाई केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू या फिर वन वर्ड में हमें पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। क्या आपकी इतनी बातें समझ आई? ये जो रियल लाइफ एग्जांपल वाले कुछ जो क्वेश्चन है ना, आपकी बार जो लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस बोल रहा है कि भैया रियल लाइफ एग्जांपल वाले क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आएंगे? एक्टिविटी में से आएंगे। तो मेक श्योर कि आप केमिस्ट्री की एक्टिविटी, ठीक है, मेक श्योर कि आप केमिस्ट्री की एक्टिविटी तो सारे कर रहे हों। केमिस्ट्री की एक्टिविटी एक भी नहीं छोड़नी है हमें बिल्कुल भी। आगे बात करते हैं यार। आगे ये डायग्राम्स तो मैंने आपको बता दिया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ यार ये टेबल्स बने होते हैं एनसीईआरटी में, इन टेबल्स पे सपोज करो कि आपकी ये ऊपर वाली ये चीज़ है, ठीक है, ये आपने ये यहाँ से आपने थ्योरी पढ़ ली। अगर आप इन थ्योरी को इतना डिटेल ना लेकर टेबल को डिटेल करोगे, तो डेफिनेटली आपको ये थ्योरी भी समझ आ जाएगी। ये टेबल्स वगैरह जो होते हैं ना, अगर आपने ये पढ़ लिया कि क्या है टेबल्स में, सपोज करो अभी तो ये जो है ये आपका फिजिक्स का टेबल है, पर ये माइट भी टेबल आपके केमिस्ट्री में भी आ सकता है या आपके बायो में भी आ सकता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या क्या कंक्लूजन निकला कि हम टेबल्स को ज़्यादा अच्छे से गो थ्रू कर रहे हो, तो टेबल्स हमें गो थ्रू करना है बढ़िया तरीके से, इंपॉर्टेंट है। और एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी हमें गो थ्रू करना है, टेबल्स हमें ज़्यादा अच्छे से गो थ्रू करना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं गाइस। एक्टिविटी की बात कर ली, टेबल्स की बात कर ली। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे एक हेडिंग्स है, यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या इतनी बातें समझ आई? देखो 10.2.3 ये मैंने आपको बताया, तो ये जो 10.2.1 का ये पार्ट सब पार्ट चलते आ रहे हैं, तो आपको डिफरेंशिएट करना है कि मेन हेडिंग कौन सी है, सब हेडिंग कौन सी है। हमेशा इसमें आपको डिफरेंशिएट जरूर करना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को हायरार्की फॉर्म में नहीं पढ़ते। जैसे यहाँ पर एक मेन हेडिंग है 1, तो इसके भी तो सब पार्ट होंगे 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे आया 2, फिर इसके भी 2 के भी सब पार्ट होंगे 2.1 2.2 2.3, इसी तरीके से आपको चीजें गो थ्रू करते चलनी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यार। ये जो ब्लू बुक क्वेश्चन है, काफी बच्चे इनको लाइटली ले लेते हैं, हमें बिल्कुल ही लाइटली नहीं लेना है। ब्लू बुक क्वेश्चन काफी ज्यादा मच इंपॉर्टेंट होते हैं। काफी बोलते हैं कि भैया एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लो, कौन से क्वेश्चन? ये ब्लू बुक क्वेश्चन आपको करने हैं। ये ब्लू बुक क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे, पर आप गो थ्रू करना, ठीक है।
आसान आप सोच रहे हैं कि ये तो नॉर्मल चीज़ है, आसान है, नहीं, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। एनसीईआरटी टफ भी नहीं है, एनसीईआरटी ईज़ी भी नहीं है। जब आप एनसीईआरटी गो थ्रू करोगे, चीज़ें अटकोगे, जहाँ पर भी आप क्वेश्चन करते-करते अटक रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। अटकने का मतलब है कि वहीं पे आपका एक सीखने का पॉइंट आ गया, वहीं पे आपका ऐसा पॉइंट आ गया कि जहाँ से आप एक टर्न ले सकते हो, जहाँ से आप अपने नंबरों को 60% से 95% पर मूव करा सकते हो। क्या हमें इतनी बातें समझ आ रही हैं या नहीं? ठीक है? तो अगर आप अटक रहे हो, चीज़ों को पढ़ते एनसीईआरटी पढ़ते अटक रहे हो, वहीं पर ही हमें मार्क कर लेना, वहीं पर ही हमें टीचर से पूछ लेना। क्या हमें इतनी बातें समझ आ रही है या नहीं? नोट्स के ऊपर बात करते हैं। काफ़ी बच्चे जो हैं वो नोट्स जो हैं वो किसी से माँग-तूँग के अपना काम कर लेते हैं। देखो, नोट्स आपको यार खुद से बनाने चाहिए। नोट्स ऐसी चीज़ होती है जो आपकी एक ट्रेज़र की तरह होता है। ठीक है? जो आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। नोट्स शॉर्ट होने चाहिए, नोट्स आपको एनसीईआरटी से बनाने चाहिए। जैसे रिफ्लेक्शन आपने हेडिंग ले लिया यहाँ से। अब रिफ्लेक्शन के अंदर आपको पता है वो चीज़ें लिखनी है जिस चीज़ कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो पॉइंट हमारे सामने आ जाता है तो हमें पूरा टॉपिक एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाता है, पूरा टॉपिक हमारे सामने आता है। जैसे रिफ्रैक्शन के बारे में अगर आपने अपने नोट्स में ये वाला डायग्राम बना लिया रिफ्रैक्शन का, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंट, रे कैसे आ रही है, रेयर, मीडियम टू डेंस एंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वहाँ से आपकी चीज़ें समझ आ जाएँगी। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ की पॉइंट्स ऐसे होते हैं, तो जो आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे ये आपका डायग्राम आपने बना लिया, ठीक है? इससे रिलेटेड आपने क्या करा, यहाँ पर आप ये देखोगे कि भैया ये जो लाइट जा रही है, ये कैसे मूव हो रही है। जैसे द लाइट रीचिंग फ्रॉम द पोर्शन टू द अबव पार्ट ऑफ द वाटर। क्या मैं इतनी बातें समझ आ रही है? तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स लिखना ज़रूर स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। मेन क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, ये आपका सारा थ्योरी पार्ट है। ये टेबल्स मैंने आपको बता दिया, टेबल्स बिल्कुल गो थ्रू करने हैं अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं यार, ये जो ग्रीन बॉक्स क्वेश्चन होता है ना, इनमें जो ये वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका ये मल्टीपल चॉइस हो गया, ये आपको गो थ्रू करना है। ऑलरेडी मैंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस बना दी है। ठीक है? तो इस तरीके से आपको थोड़ा एनसीईआरटी रीड करनी है। अब थोड़ा-सा डिटेल बात करते हैं। तो हमने सीखा कि यार हमें एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, एक एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया। तो एनसीईआरटी में यार काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अगर मैं एनसीईआरटी को थोड़ा-सा फर्दर डिफरेंशिएट करूँ, तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी मिल रही होंगी, ठीक है? और यहाँ पे आपको जो है वो बॉक्स वाले क्वेश्चन मिल रहे होंगे, यहाँ पे आपको बैक क्वेश्चन मिल रहे होंगे, ठीक है? बैक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे, ठीक है? यहाँ पे आपका बॉक्स वही मैंने आपको बताया जिसमें बिल्कुल सारी चीज़ें डिटेल रहती है बॉक्स में, ठीक है? वो यहाँ पे आपको मिल रहे होंगे। अगर आपने इन तीनों चीज़ों को पढ़ लिया अच्छे से और प्लस जो आप रीडिंग करो, रीडिंग ऐसे नहीं कि भैया पढ़ते जा रहे हैं, रट रहे हैं, नहीं। चीज़ों को पढ़ो, पॉइंट वाइज़ पढ़ो। फिर उन पॉइंट को जो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको अपने शॉर्ट नोट्स में बना लो। ये जो शॉर्ट नोट्स हैं, नोट्स और शॉर्ट नोट्स में फ़र्क होता है। नोट्स मतलब आप राम कहानी लिख रहे हो पूरी, ठीक है? रामायण लिख दिया आपने। शॉर्ट नोट्स का मतलब है आप इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख रहे हो। एग्ज़ाम में यार चीज़ें वो लेके जाना, जब आप एग्ज़ाम से 2-3 घंटे नोट्स उठाओगे तो वो नोट्स ऐसे हो कि आपको टाइम ना लगे। पढ़ा, समझ आ गया, पढ़ा, समझ आ गया, पढ़ा, समझ आ गया। ठीक है? तो ये चीज़ आपको पढ़नी चाहिए और टॉपर इसी तरीके से यार स्टडी करते हैं। मैं तो अपने एग्ज़ाम टाइम पे एनसीईआरटी जो मैं स्टडी करता था उसके अपने खुद के नोट्स बनाता था। तो आपको भी इस तरीके से तैयारी करनी है और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए फर्दर तो प्लीज़ कमेंट कर देना। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हों। कोई ऐसा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा ईज़ी चीज़ है। आप डिटेल करना, साथ में अगर आप चाहो तो एक रेफ़रेंस ले सकते हो इफ़ यू वांट, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर फाइंड आउट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बाकी आपके पास इंटरनेट है, आप वहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हैं। हमने भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ ऑलरेडी गो थ्रू कर रखी है साइंस पर, वहाँ से भी आप एनसीईआरटी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो आई होप चीज़ें समझ आई तो एक बार लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।